जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 12 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीबीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पेड बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए हमारे पास यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपीट्रिपल एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। और साथ ही साथ लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी होती है। तो फटाक से इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, आज ही अपने कोर्सेज को ज्वाइन करो और तैयारी शुरू कर दो। और ये सब टॉपिक्स हैं गाइज आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। एंड मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसको आपको जो है वो नोट डाउन करना है। राइट, मतलब पहले तो ध्यान से सुनना है, समझना है टॉपिक को, और जो चीज बीच में लिखवाऊंगा उस चीज को जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यही आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट मैं एक स्टूडेंट जो है प्रणव, उनका रिप्लाई देना चाहूंगा कि आपने लिखा था कि मैं कोई टॉपिक जो है वो स्किप करता हूं। तो यार, मैंने कभी भी कोई टॉपिक स्किप नहीं किया है। मेरा हैबिट ही नहीं है। जैसे जो टॉपिक रिपीटेड होता है, आपने लिखा था कि सर जो रिपीटेड होते हैं, कई बार आप 2-3 टॉपिक जो है वो स्किप कर देते हो। तो यार, 5 टॉपिक में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2-3 टॉपिक स्किप कर देता हूँ। जो रिपीटेड जो है वो टॉपिक्स रहते हैं। तो यार, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि वो टॉपिक 6 से 7 बार जो है वो कवर हो चुके होते हैं। राइट, और सेकेंडली, रिपीटेड टॉपिक को भी मैं एज अ रिवीजन के तौर पर लेता हूँ, कभी भी मैं स्किप नहीं करता हूँ। रिपीटेड टॉपिक को भी मैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो आपको देता हूँ। बट हाँ, अगर ऑब्वियस ही बात है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको जो है बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, जो मैंने आपको टास्क दिया है, जो कई बार इसमें हमारे पीडीएफ्स वगैरह में अवेलेबल नहीं होता, तो उसको तो आपको ही करना है। राइट, वो आपकी जनरल स्टडीज का जो है वो टास्क होता है, जो हमारे ऑलरेडी जनरल स्टडीज के कोर्सेज में टॉपिक वाइज जो है वो कवर करवाया जाता है। तो मैं टॉपिक स्किप नहीं करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि समय कम रहता है, तो हम लोग टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो उसको वो कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, या कमिंग संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं टॉपिक्स कवर करा देता हूं। तो मैं कभी भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करता हूं। राइट, ये मेरा हमेशा से रहा है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है भाई। और वैसे ही मैं शॉर्टकट मोड अपना अपनाता नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब मेरे साथ पढ़ें तो आपको पूरी चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आए। तो आई थिंक ये मैंने अपनी तरफ से जो है वो क्लैरिटी जो है वो दे दी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, आपने एक और चीज जो है वो लिखी थी कि सर मैं भी अपना एग्जाम जो है वो दूंगा। तो भाई, आप जब एग्जाम दोगे तो आपको पुराने करंट अफेयर्स भी फॉलो जो है वो करने हैं। मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन से लेकर पिछले 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स तो आपको जो है वो फॉलो करने हैं। राइट, और उसके लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। जो पुराने मंथ छूट गए, तो उसकी बस आपके पास मंथली पीडीएफ आती है। उस मंथली पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पर जैसे एक टारगेट बनाओ कि रोज मैं 2 दिन के करंट अफेयर्स रीड करूंगा, और जो करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रहा है उस दिन के जो है वो लेक्चर पे चले जाओ और लेक्चर पर जो है वो कवर कर लो उस टॉपिक को। चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे तीवा लैंगकोंग फेस्टिवल के बारे में। तो टाइटल तो डाल ही लो आप भाई, तीवा लैंगकोंग फेस्टिवल, ये आपका टाइटल होने वाला है। इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तीवा लैंगकोंग फेस्टिवल, जो रिसेंटली असम की तीवा ट्राइब, अब दो चीज यहां पर आप जो है वो लिख लेंगे। एक लिख लो तीवा ट्राइब, दूसरा लिख लो असम। तो असम के अंदर ये तीवा ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है। इन्होंने, ये असम की तीवा ट्राइब ने ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया। तो तीवा लैंगकोंग फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तीवा ट्राइब के द्वारा। सिर्फ इतनी 3 वर्ड्स लिख लोगे आप तो हो गया आप भैया आपका टॉपिक कवर। अब ये फेस्टिवल जो है वो एक सोशियो रिलीजियस इवेंट है। यहाँ पर लोग गैदर होते हैं, काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रेयर्स की जाती हैं कि भैया राबी सीजन्स में अच्छी फसल जो है वो इनको मिले, प्राप्त हो। तो राबी सीजन्स के लिए, राबी सीजन के गुड हार्वेस्ट के लिए जो है वो प्रेयर्स की जाती है, ये भी लिख सकते हो। राइट, राबी सीजन की अच्छी फसल के लिए प्रार्थना जो है वो की जाती है। तो राबी सीजन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, तो ये पॉइंट लिख सकते हो, है ना। बस दैट्स इट। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है आप, और बहुत सारे डांस होता है, ये सब काफी अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये फेस्टिवल गाइस सोबई गांव, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं पूछेंगे, बस आपको आसाम ध्यान में रखना है। इसमें रिचुअल्स, म्यूजिक और डांस का मेजर रोल होता है।
ये एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन को रीइंफोर्स करता है और कम्युनिटी बॉन्डिंग को और मजबूत करता है। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने राबी आपको ऑलरेडी लिखवाई दिया, तो फिर से ये सब आपको लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। तो आपको ऑब्वियसली बात है कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मिलेंगे एक साथ एक जगह पर, तो म्यूजिक, डांस, कल्चरल परफॉर्मेंस तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो अलग से आपको जो है वो इन सब चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक पूजा भी होती है, फेस्टिवल है, तो क्या लिखा है, राइट, लैंगकोंग फेस्टिवल, तीवा लैंगकोंग फेस्टिवल। तो इसमें पूजा होती है, लैंगकोंग पूजा होती है, सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल है तीवा कम्युनिटी का, एग्रेरियन के पर्सपेक्टिव से, यानी कि खेती किसानी के पर्सपेक्टिव से। जो राबी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दिया, इससे क्लैरिटी मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। चलो आओ थोड़ा सा तीवा ट्राइब के बारे में बात करने। पहले उनको जो है वो लालुंग के नाम से जाना जाता था, ये लिख लेना, लालुंग। एथनिकली ये मंगोलाइट ग्रुप से है, नेक्स्ट लाइन लिख लो, मंगोलाइट एथनिक ग्रुप, मंगोलाइट एथनिक ग्रुप। और तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक फैमिली का पार्ट है, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, तिब्बतो बर्मन फैमिली, लिंग्विस्टिकली, लिंग्विस्टिकली तिब्बतो बर्मन फैमिली, भाषाई दृष्टिकोण से तिब्बती बर्मन कुल का हिस्सा है ये। और अपने अच्छे रिलेशन बोडो और नागा ट्राइब्स के साथ भी ये मेंटेन रखते हैं। वर्ड जो तीवा है, इसका मतलब, ती का मतलब पानी, वा का मतलब सुपीरियर, तो ये चीज भी ध्यान में रख लो आप। तीवा, ती का मतलब पानी, वा का मतलब सुपीरियर कहते हैं इसको। ती का मतलब पानी, वा का मतलब सुपीरियर। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नागाओं, मंगोरियाओं, धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोरत, तीताबोर डिस्ट्रिक्ट जो असम की है वहां पर ये पाए जाते हैं। इवन मेघालय, त्रिपुरा में भी नजर आते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। तीवा ट्राइब जो है वो, क्वेश्चन आ सकता है कि किस लिंग्विस्टिक ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो देखो ये आप लिखोगे लिंग्विस्टिक के मामले में मैंने आपको लिखा ना, बर्मन, तिब्बतो बर्मन फैमिली, ऐसी चीजें आती हैं। फोक म्यूजिक, डांस और रिचुअल्स इनकी आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। रिलीजियस लाइफ जो उनकी होती है, अगर हम बात करें कि रिलीजियस लाइफ के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह के थ्रू जो पता लगा और साथ में वो काम करते हैं, तो बोरघर, थानघर, नामगढ़, राइट, जहां पर ये लोग पूजा जो है वो करते हैं, तो ये चीज है, धार्मिक स्थल वगैरह। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि चमाड़ी, ये डिसिप्लिन और कम्युनिटी सर्विस का रोल जो है वो प्ले करते हैं, यानी कि युवा लोग जो होते हैं तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई सभी लोग को सही सामान मिले, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो युवा जो है वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ट्राइबल्स में तो नजर आता ही है हम लोग को कि सब मिलजुल कर जो है वो एक साथ जो है वो रहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ईगो नहीं है, जो भी रिसोर्सेज संसाधन होते हैं वो सब में आपस में जो है वो बंटते हैं। रिच पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यस पावरफुल का कॉन्सेप्ट तो है वहां पर भी, ऐसा नहीं है। वो तो हर कम्युनिटी में आपको जो है वो नजर आएगा। जो स्मार्ट लोग होंगे, जो अपने आप पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऊपर, तो वो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैवल ग्रुप्स में भाई स्ट्रॉन्ग पीपल कसरत कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट मेंटेन रखा है, तो वो आगे बढ़ेंगे। आप लोग आज की डेट में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू पीपल आर स्मार्ट, एग्जाम क्वालिफाई करोगे, पावरफुल बनोगे, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, हर जगह आप टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। बस एक एग्जाम ही तो निकालना है और बहुत ईजी है, सिर्फ पढ़ना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो लैंगकोंग पूजा जो है, लैंगकोंग पूजा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, तो मॉडर्न चैलेंजेस के बीच ट्रेडिशंस को ये जिंदा रखता है भाई। सेकेंडली, फार्मिंग को कल्चरल प्रैक्टिस के सेंटर में रखता है कि भाई किस खेती किसानी हम करें, बट साथ ही साथ ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ी रहे। सॉन्ग्स, डांसेस, रिचुअल से बच्चे और जो बुजुर्ग लोग जो है उनमें कल्चरल लर्निंग होती रहती है, कंटिन्यूअस लर्निंग और मेंटेन करते रहते हैं ये। फेस्टिवल्स का एम सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के वेलफेयर पर फोकस करता है, वेलबींग पर फोकस करता है। तो ये सब चीजें हैं कि सभी लोग जो है वो मिलजुल कर रहे हैं, सभी की ग्रोथ डेवलपमेंट हो। बट चैलेंजेस भी हैं, माइग्रेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण इनका पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता जा रहा है। ट्राइबल फेस्टिवल्स में डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, फार्मिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जो फेस्टिवल के टाइमिंग को चेंज कर देते हैं और इसी कारण से लुप्त हो जाती हैं चीजें। तो क्या करें हम लोग, तो डॉक्यूमेंटेशन
करें इस प्रकार के रिचुअल और ओरल ट्रेडिशंस का कि जिनको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। स्टेट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स के थ्रू आसाम के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करें, युवाओं को और इन्वॉल्व करें, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को फेस्टिवल्स के साथ लिंक करें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो चीज मार्क करी वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए मेनली जो है वो था। ऐसे ही एक और टॉपिक आ गया हमारा, भील फोक नरेटिव्स, भील की लोक कथाएं, कथाओं का टॉपिक। तो जो एक ट्रांसलेटेड कलेक्शंस है भील फोल्ड टेल्स के फॉर्म में, जल्दी हिंदी ई बुकलेट के रूप में जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। तो जब होंगे तब इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट बैक ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल से पॉसिबल हुआ है। बुकलेट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की आदिवानी वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी। थीम्स के अंदर कास्ट, इंटरकास्ट लव, थिएटर, फार्मर डिस्ट्रेस और सोशल जस्टिस जैसी थीम्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब देखो इस टॉपिक में करना क्या है आपको, आप ये लिखो कि भील की जो लोक कथाएं हैं, भील की जो कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, उसको कलेक्ट किया गया। पहला पॉइंट, कलेक्शन ऑफ भील फोक टेल्स, भील की लोक कथाएं का कलेक्शन किया गया। नेक्स्ट, ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। नेक्स्ट लाइन एरो बना के लिखना, जैसे आपने ये लिखा, फिर आप एरो बना दो, फिर आप लिखो ट्रांसलेट, फिर आप आगे जो है वो लिखो, आगे जो है वो लिखो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये भील के आगे लिख लेना, ठीक है, जहां पर भील भील जो है वो लिखा है इसको एरो बना के लिख देना, मध्य प्रदेश, एमपी। भील फोक टेल्स, फोक टेल्स को जो है वो ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट किया गया कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी जो है वो लिख दिया। फिर नेक्स्ट ऐसा एरो जो है वो बनाया, हिंदी जो है वो लिख दिया। फिर ऐसा एरो जो है वो बनाया, हिंदी लिखने के बाद बुकलेट लिखो आप, बुकलेट, बुकलेट। नेक्स्ट एरो बनाओ, अवेलेबल ऑन, अवेलेबल ऑन, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की आदिवानी वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की आदिवानी वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो नोट्स भी बनाओ तो भैया भाई थोड़े से अट्रैक्टिव टाइप के नोट्स बनाओ कि पढ़ने में मजा आए। तो समझ में आ गया? तो भाई इन लोग की लोक कथाएं जो है उनको मिलाकर ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद अब इस वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, वेबसाइट और एप्लीकेशन पे। बस और कुछ भी नहीं है। अलग अलग थीम्स हैं इसकी, ये थीम्स लिख लो आप, थीम्स, कास्ट, इंटरकास्ट लव, थिएटर, फार्मर डिस्ट्रेस, सोशल जस्टिस। बस। अब भील्स, भील्स लोग कौन होते हैं? ट्राइबल ग्रुप एक हम लोग को देखने को मिलती है ऑब्वियसली, इंडिया की ओल्डेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, ऑस्ट्रोलॉइड रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये लिख लेना। इनका लिंक द्रविडियन के साथ भी हम लोग को देखने को मिलता है, लिंक विथ द्रविडियन। ट्रेडिशनली इनको आर्चर्स कहा जाता है, तीरंदाज, स्किल्ड आर्चर्स थे भाई ये, स्किल्ड आर्चर्स। और नाम जो है वो इनका द्रविडियन वर्ड बिल्लू या विल्लू से हुआ, जो वो तीर कमान के लिए जो है वो यूज किए जाते थे, धनुष के लिए यूज किया जाता था जो। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इवन त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन एरियाज पे आपको ये भील ट्राइबल ग्रुप्स नजर आएंगे। रामायण में शाबरी जो है ना, शाबरी का जिक्र होगा, बेर जो खिलाती है राम भगवान को। और एकलव्य जो है महाभारत में, उनका भी लिंक जो है वो इनसे भील से एसोसिएटेड है, उनके भी कनेक्शंस। एकलव्य जिसने अंगूठा काटा था वही है ना एकलव्य, ठीक है। फिर राजपूत वगैरह, मुगल्स, मराठास के साथ भी इन्होंने बैटल्स, लड़ाई लड़ी। इनको पता है क्राइम ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था, इनको क्राइम ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था क्रिमिनल्स एक्ट, ट्राइब एक्ट 1871 के तहत ब्रिटिशर्स ने। फिर इन्होंने मेजर इनके मूवमेंट्स भी थे, भगत मूवमेंट 1883 गोविंद गुरु के द्वारा लीड किया गया। फिर ये एंड होता है 1913 में मानगढ़ हत्याकांड से, ये भी लिख सकते हो आप। ये सब इवेंट जो है वो भील ट्राइब से एसोसिएटेड है। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा
लीड किया गया, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, स्पेशली स्टेट पीएससी में। ये चीज अक्सर मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चंस में आपको दिखती रहती होंगी, तो ऐसी चीजें फटाक से नोट कर लिया करो। ठीक है, अब ये पूजा पाठ जो है वो किसकी करते हैं? भगवानों की, ग्राम देव, कुल देव, बाग देव, तो ये इनके भगवान है भैया, लिख लो। इनका स्ट्रॉन्ग फैमिली और कम्युनिटी बॉन्ड है, और ट्राइबल ग्रुप्स तो हमेशा फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ काफी ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड। ओरली अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, म्यूजिक, थिएटर, रात रात भर डांस करते रहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज भी होती है इनके एरिया में। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है वो कथा कहानियां सुनाई जाती है। इनके लिंक्स हम लोग को वाल्मीकि और शबरी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। शबरी की तो काफी इंपॉर्टेंट कथा है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। ठीक है, इंटरकास्ट लव स्टोरी है इनकी, बसंत और पलासी, जिसने कास्ट सिस्टम को जो है वो चैलेंज किया। इंटरकास्ट लव, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, थीम्स लिख तो लिया आपने। थिएटर और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भील आइडेंटिटी को ये लोग रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं ट्रेडिशनल डांस और लैंग्वेज के थ्रू। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उस चीज पर स्टोरीज बनाई जाती हैं, और यही सब जो इनकी कथाएं हैं उसको डॉक्यूमेंट करके सरकार हिंदी में ट्रांसलेट कर रही है। और किस प्लेटफॉर्म पर ये पब्लिश होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गुरु पूजन के ऊपर कथाएं हम लोग को देखने को मिल रही है। एक टीचर के साथ क्या होता है कि पुलिस ने उसको बहुत परेशान किया, तो वो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ एक टीचर, और बाद में उसको जो है वो गुरु का दर्जा जो है वो दिया गया, पर रिस्पेक्ट को रीडायरेक्ट करता है टुवर्ड्स ध्वज, फ्लैग वगैरह। तो गुरु पूजन पर भी एक स्टोरी है, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया उसका नाम देखो, यही लिखा हुआ है, आदिवानी। आदिवानी प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा कि ये प्लेटफॉर्म किसका है। मैंने लिखवाई दिया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। लिंग्विस्टिक ऑथेंटिसिटी इंश्योर करता है स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू भाई। फिर आदिवासी लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर टारगेट करता है। आज की डेट में गोंड, भीली, मुंडारी, संताल, इन सबको सपोर्ट कर रहा है। कोई गारो के लिए भी प्लानिंग है इनकी कि उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कि कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार की चीजें। क्वेश्चन ऐसा मेंस में शायद बन भी सकता है कि ये जो इनिशिएटिव है, जैसे आदिवानी, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आदिवानी इनिशिएटिव जो है वो किस प्रकार से ट्राइबल हेरिटेज को जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और इंश्योर कर रहे हैं कि इंडियन लिटरेचर्स में सभी को शामिल करो आप, यानी कि हर एक एरिया से लोगों को कैसे कैसे पॉसिबल हो रहा है ये। तो ये जो पूरा मैंने आपको समझाया है, बस यही चीज मेंस में लिखनी है। एक स्टूडेंट ने बोला भी था कि सर मुझे थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से ही बताया करो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं तो हमेशा बताता हूँ। थोड़ा सा लेक्चर जो है वो फॉलो करो 7-8 दिन, 10 दिन, तो आपको खुद ब खुद आपके अंदर नॉलेज गेन होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ मेरे लेक्चर को सुन ही लो, नॉलेज भी गेन होगा, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा, और पढ़ाई की तरफ जो है वो आपका रुझाव बढ़ता रहेगा। सिर्फ यानी कि जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो अभी भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो मेरे लेक्चर से स्टार्ट करना शुरू करो, इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, और काफी कुछ चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, टिप्स वगैरह। तो मैं अपनी तरफ से जो है वो इसमें पूरा जो है वो आपको डिटेल में जो है वो बताता हूँ कि आपको जो है वो कैसे इस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करना है, उसके लिए किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो अक्सर हम लोग डिस्कस भी करते हैं। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब आओ, ये वाला जो टॉपिक है गाइस, ये थोड़ा सुनने वाला टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनो। तो ये बेसिकली गाइस रिसेंटली अभी बहस हुई है, डोमेस्टिक स्पेयर्स को फोकस में लाया गया है। मुद्दा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, डाउरी डेथ का बढ़ता जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है गाइस। शर्म नहीं आती लोगों को, औरतों के ऊपर जो है वो हाथ उठाते हैं, और बहुत सारी औरतें तो कंप्लेन तक नहीं करती हैं।
घर के अंदर हमारी जो माताएं जो हैं या फीमेल्स हैं जो घर पे खाना बनाती हैं, डोमेस्टिक वर्क करती हैं, कामकाज करती हैं, साफ सफाई, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती। तो आज से अपने नेचर को चेंज करो। मम्मी खाना लेके आए, खाना सर्व करे तो थैंक यू बोलो उनको। सिर्फ थैंक यू बोलने में खुश हो जाएंगे भाई। तारीफ कर दो थोड़ी कि क्या बढ़िया खाना बनाया यार, मजा आ गया है। कभी कभी बेकार बनता है ना तो अजीब भी लगता है, मैं तो बोल देता हूँ वह। बट मैं अभी अभी बीच थोड़े समय से ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा बेकार भी रहे ना तो चुपचाप पी लेता हूँ कि चलो ठीक है मेहनत करी है। जैसे दाल वाल होती कई बार बेकार सी, मजा ही नहीं आता। पहले मैं बहुत कंप्लेन करता था कि ये क्या बना दिया यार, बेकार सा खाना है। तो सोचो आप, माताओं ने इतने घंटे तक, मम्मी ने इतने घंटे किचन में रहकर वो खाना बनाया है, पसीने में, पसीना नहीं मतलब जो भी, मतलब गर्मी तो कितनी रहती है, मैं तो 10 मिनट किचन में नहीं खड़ा हो सकता। तो वो गर्मी है, पसीना आ रहा है। हाँ बट मैं उसको डर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं कर रहा हूँ भाई, कि ऑब्वियस ही बात है कि हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन रखा जाता है खाना बनाते समय। यू नो अबाउट इट। आपके घर पे जो खाना बनता है तो आप जानते हो, इसलिए बोलते हैं ना घर का खाना बहुत खाना चाहिए, क्योंकि सेफ रहता है, हाइजेनिक होता है। बट हम जो खाना बना रहे हैं उसकी इज्जत नहीं करते। रेस्टोरेंट में हम पैसे दे के आ जाएंगे, बट घर पे पैसा नहीं देना तो इज्जत नहीं करते। यही तो दिक्कत है, फ्री की चीजों की इज्जत नहीं होती भाई। बट यस, आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करो। आज से आप खाना आपको सर्व करें मम्मी तो उनको थैंक यू बोलो कि थैंक यू यार, बहुत 2 मिनट प्यार से बात कर लो कि अरे वाह क्या बढ़िया बनाया यार, सब्जी मजा आ गई। कभी कभी बेकार बनती है तो गुस्सा आती है वैसे तो, कि क्या यार ये अच्छा नहीं बनाया यार। बट अब मैं गुस्सा थोड़ा कम कर रहा हूँ कि नहीं यार भाई, बहुत बहुत मेहनत होती है भाई, घर संभालना मामूली बात नहीं है। अब कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के स्टेटमेंट सामने आए कि कहा गया कि वुमेन जो है वो कल्चरल सर्वाइवल के लिए रिप्रोड्यूसर है। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं कि, और पूरा मैटर समझाऊं आपको, तो एक बड़े पॉलिटिशियन ने एक स्टेटमेंट जो है वो दिया था कि एक महिला को 3 बच्चे जो है वो पैदा करने चाहिए। एक तरफ आप रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर फोर्स कर रहे हो बेबीज करवाने के लिए, तो ये तो फिर दोगली बातें हो गई ना। तो यही चीजें हम लोग को आर्टिकल के अंदर देखने को मिली। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। 2017 से 22 के बीच में हर साल 7,000 महिलाओं की डेथ जो है वो हो रही है। किसके कारण? डाउरी रिलेटेड केसेस के कारण। सोचिए, शर्म की बात है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने ये पाया कि 30% महिला जो है वो अपने पार्टनर से वायलेंस फेस करती हैं। उठा के उल्टे चप्पल देनी चाहिए, मतलब वैसे तो मारना नहीं चाहिए, अलग हो जाओ आप। वायलेंस इज नेवर द बेस्ट ऑप्शन। आपके साथ अगर कोई पता है, एक तो सामने वाले को मारने का हक आप खुद ही देते हो। मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, सामने वाला आपके ऊपर हाथ बताऊं कब उठाएगा? जब आप खुद बेचारे लाचार टाइप के उसके सामने फील करोगे। भाई यू शुड कीप योर ओन डिस्टेंस, कि नहीं जम रही भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बात मत करो, है ना, शांत हो जाओ, दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। है नहीं समझ में आ रहा, हाथ जोड़ो, दूसरे रूम में चले जाओ। जब गुस्से वाला मूवमेंट आता है ना तो उसमें और बहस नहीं करनी चाहिए। इट इज वेरी गुड कि थोड़े समय के लिए डिस्टेंस कर लो, ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। बट लोग जो है वो क्या करते हैं, बहस करते हैं। और हाँ, हाथ तो किसी के ऊपर नहीं उठाना चाहिए, दोनों तरफ से ही भाई। मेल फीमेल वाला फंडामेंटल नहीं है, दोनों तरफ से ही नहीं उठाना चाहिए। और अगर किसी ने शुरुआत करी हाथ उठाने की तो रिवर्स मत करो, बस शांति से हाथ जोड़ लो और निकल जाओ कि भैया तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। देखो मैं कभी भी सेपरेशन को सपोर्ट नहीं करता हूं, सेपरेशन तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। बट क्या है कि थोड़े समय के लिए जरूरी हो जाता है, जब जब रिलेशनशिप में बदतमीजी होना शुरू हो जाए। तो जब बदतमीजी होना तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेपरेट हो जाए कुछ समय के लिए, स्टार्टिंग इनिशियल फेज में। तो इनिशियल फेज में चीजें समझ में आ जाती सामने वाले को भी, कह रहे यार अच्छा खासा ये घर पे रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कपड़े की, खाने की, ये वो ऐसा वैसा है। क्योंकि हम तो ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, क्योंकि चाहे कपड़े खाना छोड़ो यार, हम लोग को आदत हो जाती है किसी के साथ रहने की, टाइम स्पेंड करने की, है ना। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, यू गाइस आर डिफरेंट पीपल। आप ब्यूरोक्रेट है, आपका माइंडसेट अलग है। मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। ये समझाइश जो है वो कॉमन मैन के लिए मेनली,
कि कॉमन मैन को ये नहीं चलना चाहिए। आप लोग तो बहुत समझदार लोग, आप तो अकेला जीवन जीने के लिए हमेशा रेडी रहते हो कि आपको नहीं मतलब किसी से। और यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी। कोई आपसे बदतमीजी करे उसी समय कॉन्वर्सेशन डाउन एंड लीव द स्पेस, उस जगह को छोड़ दो। तो डोमेस्टिक वायलेंस भाई बहुत ज्यादा है, हम लोग को जो है वो देखने को। देखो 4.45 लाख रजिस्टर क्राइम्स महिलाओं के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिले जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। सोचिए आप, बस सहन सहन करती रहती है महिला, नहीं करना चाहिए सहन। टाइम यूज सर्वे 2024 की रिपोर्ट आई कि 25% महिला जिनकी उम्र 15 से 59 थी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज है। 5 घंटे जो है वो डेली ऑन एन एवरेज जो है वो काम करती हैं। महिला तो बहुत ज्यादा काम करती हैं। 23% महिला फैमिली इंटरप्राइज में काम करती हैं 2 घंटे, कंपेयर टू 14% ऑफ मैन। तो महिला जो है वो घर घर का भी काम देखती है, ऑफिस का भी काम देखती है। यही चीज समझाने की कोशिश की। ये सब एग्जैक्ट आंकड़े आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक, केयर वर्क में सबसे ज्यादा महिला इन्वॉल्व है। 41% महिला डेली 2.5 आवर्स केयर वर्क करती है, यानी किसी की देखभाल में जो है वो समय अपना जो है वो व्यतीत करती है। 79% मैन बिल्कुल किसी की देखभाल में समय स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि पुरुष कोई साइड में बेचारा कोई व्यक्ति पड़ा भी रहे ना, जॉब करके घर पे आएंगे ऐसे और ऐसे बैठ जाएंगे सोफे पे कि भाई चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ। ये सब हरकतें मैं भी करता था कि एकदम कहीं बाहर से जो है एकदम बैठे, मम्मी यार पानी पिलाओ यार, कॉफी लेके जल्दी मेरी स्ट्रांग वाली कॉफी बनाओ यार। ऐसे मुंह बना के बिल्कुल ऐसे लेट जाता था मैं कि यार बड़ा काम करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ जैसे है। पर अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि लेटर ऑन, क्योंकि हम सब लोग डेवलप करते हैं भाई अपने अंदर, तो लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि नहीं भाई दैट इज रॉन्ग। देखो आंकड़ा ही बता रहे 79%, यानी कि हर 10 में से 8 पुरुष ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते घर का, किसी का ध्यान रखने का भी नहीं करते। साइड में कोई बुजुर्ग लेटा है, बेचारा वो बोल रहा है कि भैया मैं पानी पिला दो, वो लेटे हुए हैं कि साले बुजुर्ग उठ के खुद जा पानी पीने। ऐसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं लोग। आपको मजाक लग रहा होगा बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। या तो ऐसे गुस्से में उसको देखेंगे कि साला पानी मांग रहा है मुझसे, है? नहीं देते भाई। मैं भी अपने छोटे भाई के ऊपर बहुत उसको प्रताड़ित करता था। मेरे घर पे बहन नहीं थी ना, बहन होती तो फिर बात ही अलग होती, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो छोटा भाई घर पे रहता था तो उसको बोलते चल लेके आ पानी, है, पानी पिला बड़े भाई को। फिर वो भी एक टाइम के बाद, अब मैंने भाई, अब उस अंदर वो वाली चीज आती है, अब क्या बोले आप, दैट इज रॉन्ग, ये सब नहीं करना चाहिए। बट ऊट पटांग हरकतें करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मरते भी मैं नहीं है। आजकल तो भाई नीले कलर के ड्रम में पैक होके मर जा रहे हैं। हरकतें ऐसी है तो क्या करें भाई, अब कोई क्या बोलेगा। अब हरकत ही ऐसी है। देखो मजाक अलग है, ऑब्वियस ही बात है कि ये सब क्राइम वगैरह जो होता है दीज आर सीरियस थिंग्स, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कि हाँ मजाक को मजाक की तरह लिया करो, ऐसा नहीं कि भाई, क्या होता है ह्यूमर भी कई बार जो है वो किसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। चलो, तो बस यही है, वॉयलेशन हो रहा है आर्टिकल 14-15 का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखो ये भी लिखा है, ओवरऑल मैन एवरेज 26 मिनट्स ऑन डोमेस्टिक वर्क, मात्र 26 मिनट एवरेज तौर पर आदमी जो है वो ओवरऑल काम कर रहा है डोमेस्टिक वर्क के लिए, यानी कि किसी के लिए कुछ कर दिया उसने तो 26 मिनट के लिए पूरे दिन में। और किसी की देखभाल थोड़ी बहुत कर ली तो 16 मिनट की। 16 मिनट का मतलब यही है, बस पूछ पाछ लिया कि और कैसे हो, बढ़िया, हाँ बढ़िया भाई। थोड़ी देर बैठ लिया किसी के साथ, है, बस ये हो गया भाई 16 मिनट का काम। बट महिला जो है वो सबसे ज्यादा बर्डन जो है वो उठाती हैं हर तरीके से। ठीक है, बट फिर भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, ये गलत है। अब नवरात्रि आ रही है, प्रण ले लो कि हर वुमेन की रिस्पेक्ट जो है वो की जाएगी, रिस्पेक्टफुल वे में जो है उनको रखा जाएगा। और वुमेन भी प्रण ले भाई कि उस चीज का जो है वो गलत फायदा ना उठाए। कई बार गलत फायदा भी उठने लगता है, ज्यादा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के चक्कर में सामने वाला मुक्का मार देता है कि डाउरी का एक्ट लगा देंगे हैं। अरे हमने मांगा ही नहीं तुमसे डाउरी, क्यों लगा रहे हो, लगाएंगे। पिक्चर दिखाने नहीं ले गए तो लगाएंगे डाउरी का एक्ट। चलो भाई पिक्चर भी चलो। बहुत स्थिति खराब है भाई आजकल।
तो यही आर्टिकल 14 15 का क्लियरली उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डिग्निटी नहीं है, मैरिटल राइट्स डिनाई कर दी जाती है, कामकाज की बात करें तो इक्वल पे नहीं मिल रहा। सेकंड एआरसी ये लिख लेना भाई, ये वाला पॉइंट लिखो, सेकंड एआरसी ने वार्न किया है कि पैट्रियार्की जो बढ़ती जा रही है ना, तो ये हमारी कंट्री के अंदर जस्टिस, इक्वलिटी और प्रोबिटी के लिए सबसे बड़ा वो है बाधक। ये पूरी चीज लिख लो, पितृसत्तात्मक संरचना ही सत्यनिष्ठा, समानता और न्याय की सबसे बड़ी अवरोधक होती है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, ठीक है। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन लेबर फोर्स में घटता जा रहा है ना, तो ये सब इश्यूज, चैलेंजेस यही है, सत्तात्मक सोसाइटी बढ़ती जा रही है, लिखने की जरूरत नहीं है सब। वही मैंने आपको ये बताया, अनइक्वल डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड लेबर, कि क्यों भाई महिला ही करें, पुरुष भी करें कुछ काम। इस मामले में मेरे पापा बहुत अच्छे हैं भाई, मैंने उनको देखा है कि वो पूरा काम जो है वो निपटाते हैं भाई, हर एक चीज, उस शॉप की भी अपने, फिर कई बार घर की भी कुछ कुछ चीज जो है वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। बट गुस्सा दबाती है, कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, ज्यादा करना नहीं चाहिए भाई, ज्यादा करने में सब बर्बादी कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है जिस चीज की उस चीज में भी लगे हुए हैं भाई बेजबरन में। आराम करो, कई बार आराम की भी जरूरत होती है। लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रांग करो भाई, ऐसे जो लोग होते हैं घटिया किस्म के, जो महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, मैरिटल रेप भाई, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, नहीं है भाई इंटीमेट होने की उसकी इच्छा, तो लेट इट बी यार, छोड़ो। नहीं भाई, फोर्सफुली चीजें जो है वो करनी, क्यों करना भाई फोर्सफुली, हर एक की इच्छा होती है, एक एक मूवमेंट होता है वो, लोगों ने उस इंटीमेसी मूवमेंट को जो है वो खराबी कर दिया है, वो एक हैबिट जो है वो बना ली है लोगों ने। वेजेस वगैरह फिक्स करो, है ना, तो ये सब चीजें, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आप मेंस में उपयोग करोगे, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट भैया, बहुत बढ़िया वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 इंडियन कंपनीज को लाइसेंस दे दिया, लिख लो भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 इंडियन कंपनीज के नाम भी लिख लेना, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, टेक इन्वेंशन लाइफ केयर, पेनेसिया बायोटेक, पेनेकिया बायोटेक, बायोलॉजिकल ई, जाइडस लाइफ साइंसेस। क्यों दिया है 5 कंपनी को लाइसेंस, क्यों दिया है सरकार ने 5 कंपनी को लाइसेंस, क्यों दिया है? क्योंकि ये 5 कंपनी अब वैक्सीन डेवलप जो की जा रही है आईसीएमआर के द्वारा, उनके साथ पार्टनरशिप जो है वो करेंगी और वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम टारगेट है, जिससे मलेरिया होता है, याद रखिएगा। ये मैन्युफैक्चर करेंगे, कमर्शियलाइज करेंगे एड फेल्सी वैक्स को, हमारी कंट्री की स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन, जिसको आईसीएमआर के द्वारा डेवलप किया गया और उनके पार्टनर्स के द्वारा। लिख लेना भैया, ये पूरे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। एडी फेल्सी वैक्स, ये तो आपसे एग्जाम में 100% पूछेंगे कि क्या ये एड फेल्सी वैक्स, कि रिसेंटली न्यूज में क्यों था ये, तो ये मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वैक्सीन है। आओ थोड़ी सी जो है वो चर्चा करते हैं इसके बारे में, सिर्फ सुनना। आप देखो डेवलपमेंट कैसे हुआ एड फेल्सी वैक्स का, रिकॉम्बिनेंट शेमरिक मल्टी स्टेज वैक्सीन है ये लिख लेना यार, ये कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं। मलेरिया की वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट शेमरिक मल्टी स्टेज, केमेरिक बोलते हैं इसको, केमेरिक केमेरिक मल्टी स्टेज वैक्सीन है। इसको आईसीएमआर आरएमआरसी भुवनेश्वर के द्वारा वो किया गया है डेवलप, पूरा लिख लो आप। टेक्निकल सपोर्ट भी किसने दिया है, ये पूरी चीज लिख लो आप। एनआईआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी भी इसमें शामिल है, और आईसीएमआर एनआईएमआर दिल्ली भी इसमें शामिल है, ठीक है। सक्सेसफुल हो गई भाई प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये। इसके फीचर्स वगैरह, मल्टी स्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, इन्फेक्शंस को ब्लॉक कर देगी, फैलने से रोकेगी, पैरासाइट एंट्री को खून में आने से ही प्रिवेंट कर देगा। वैक्सीन का काम यही तो होता है, इस रूम टेम्परेचर में स्टेबल रह सकती है ये 9 से ज्यादा महीनों तक। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आप थोड़ा सा जो है वो लिख लेना, ये वाला फैक्ट लिख लो। मोर देन 9 मंथ्स ये रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए गांव क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है ये। अफोर्डेबल है,
ठीक है। और अभी भी मलेरिया का तो बहुत बड़ा बर्डन है हमारे यहाँ पर। इंडिया 1.4% कंट्रीब्यूट करता है पूरे दुनिया भर के मलेरिया के केसेस में, पता है आपको? और 0.9% ग्लोबल डेथ देखने को मिलती है। 52% मलेरिया की डेथ जो है वो अफ्रीका के बाहर हम लोग को देखने को मिलती है, इंडिया से होने वाले। तो ये सब आंकड़े इंपॉर्टेंट है, बट इट इज मतलब ऐसे आंकड़े नहीं है कि जो आप जो है वो ध्यान में रखें। जैसे ये आंकड़े इंडिया के लिए मेजर पब्लिक चैलेंज, ये वाला आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। 0.9% ग्लोबल डेथ मलेरिया के कारण होती है। ग्लोबल मलेरिया के केसेस में इंडिया 1.4% कंट्रीब्यूट करता है। 54% सभी मलेरिया की डेथ इंडिया के बाहर सब सहारन अफ्रीका में हम लोग को देखने को मिलती है। और 66% केसेस जो है वो साउथ एशियन रीजन पे हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब इंडिया सभी मलेरिया डेथ जो होती है सब सहारन अफ्रीका के बाहर, तो उसमें इंडिया के पास 52% केसेस हैं। मलेरिया एंडेमिक एरियाज में रहते हैं 95% इंडियंस। 80% केसेस ट्राइबल, हिली, डिफिकल्ट टू रीच रीजन पे ही हम लोग को नजर आते हैं। स्वच्छता मेंटेन करना बहुत जरूरी है भाई, इस प्रकार की बीमारी बड़ी घातक होती है। पब्लिक के लिए बहुत, मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया को हम लोग एलिमिनेट करें। क्या है हमारा टारगेट मलेरिया को एलिमिनेट करने का? किसी को पता है गोल क्या है? ये लिख लेना, 2030। ठीक है। अब देखो इंडिजीनियस वैक्सीन, हमने हमारी खुद की वैक्सीन बना दी, तो आत्मनिर्भर भारत को ये मजबूत बना रहा है। इंडस्ट्रीज बूस्ट होंगी, है ना, एक्सपोर्ट करेंगे हम, पैसा और आएगा। बट यस, ट्राइबल एरियाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लास्ट माइल डिलीवरी ट्राइबल एरियाज, हिली एरियाज, इनएक्सेसिबल एरियाज तक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा 80% से ज्यादा बर्डन है इस चीज का, मलेरिया का। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको थोड़े से बस ध्यान में रखना है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के साथ इसको इंटीग्रेट करो, वैक्सीन कैंपेन्स पर फोकस करो, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस करते रहो। तो ये चीजें हैं। अब इंडिया और यूके की बात की जा रही है, अब हम डिस्कस करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन इनिशिएटिव इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज के बारे में। लिख लो, इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में, सॉरी 24 में, सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था ये। और अब इसे लंदन में अपनी पहली एनिवर्सरी इसने भी मनाई है, इसकी पहली एनिवर्सरी लंदन में हुई है। रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स रिकमेंड किए गए ताकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट रिस्क कम किए जा सकें। इसको कौन लीड कर रहा है? तो लिख लेना, ये इनिशिएटिव किसका है? नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन, यूके। तो ये एक बायलैटरल प्लेटफॉर्म है, इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग्स के दौरान लॉन्च हुआ था। यानी कि अब ये इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑब्वियसली नाम से क्या समझ में आ रहा है, इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज। यूके और इंडिया मिलकर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने पर काम कर रहे हैं। इंडिया के लिए $2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है 2030 तक। इसके लिए ग्लोबल प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइज करना ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिए कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो चाह रहे हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, यही बस इसका ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए आए। तो कुल मिलाकर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत हम लोग जो है वो किस चीज पर टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए वो आए, इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी आए, है ना। यूके के 5 केस मॉडल को हम जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सब लिखने की अभी जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि किस पर्पस के लिए, मैंने भी आपको बता दिया। रिपोर्ट के अंदर बताया कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको और क्लैरिटी की आवश्यकता है ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टेबल बनाने के लिए उसको। तो ये रिपोर्ट ने जो बताया, ये बोल रहे हैं रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। बस यही सब बात की है कि सुधार करना है हम इंडिया को चीजों में। ठीक है। 60,000 लगभग मिड साइज फर्म्स हम लोग को देखने को मिलती हैं जो 100 से 200 वर्कर्स को जॉब्स देती हैं, जो कि इनोवेशन और कंपटीशन को कई बार रिस्ट्रिक्ट जो है वो कर देता है। तो इस स्ट्रक्चर को चेंज करें, मतलब इनोवेशन पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इस चीज पर काम करने की इन्होंने बात करी। बाकी और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये भी कहा है इन्होंने
कि फाइनेंशियल बैरियर्स को रहे वो कम करो, टैक्सेस को रहे वो कम करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करो, राइट, फास्ट करो, जिससे कि लोग जो है वो जल्दी रजिस्टर करके अपना कामकाज जो है वो शुरू कर सकें। दैट्स इट। कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक को पढ़ाया था, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप ही देंगे इसका आंसर। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो आंसर देने की। वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने के लिए कहा भी था मैंने आपको, होपफुली आपने पढ़ा हो। एक्सरसाइज ये लिख लो, एक्सरसाइज जापेट। जापेट का मतलब होता है वेस्ट, रशिया में, रशिया में जापेट को वेस्ट के नाम से जानते हैं, वेस्ट लिख लेना। सोवियत एरा के समय पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती जा रही है, यानी कि सोवियत एरा के टाइम से एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, बिल्कुल सही है। क्वाड्रीनियल मिलिट्री एक्सरसाइज की सीरीज है जो रशिया होस्ट करती है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसने 2025 के एडिशन में पार्टिसिपेट किया, ये भी लिख लेना। वेस्टर्न, वेस्टर्न क्योंकि जापेट का मतलब वेस्ट है, तो वेस्टर्न रशिया में जो है ये होती है, ना कि ईस्टर्न में, तो तीसरा वाला गलत है ये। तो ये इसके आंसर्स हैं जो थोड़ा सा देख लेना और नोट कर लेना पूरा। और ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर देने की। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही था। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।